नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पैरा सॉल्यूशंस पर। मैं हूं ज्योतिष और वास्तु आचार्य तंत्र साधक वैभव चौबे। एक खास विषय को लेकर के बात करेंगे। एक जन्म कुंडली हमारे पास में आई है कि और एक मेल की जन्म कुंडली है, और प्रश्न ये है कि भाई इस इंसान से शादी करना चाहिए कि नहीं, इनका मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या विवाह अगर करते हैं तो सब ठीक रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें आम तौर पे जो ज्योतिषी लोगों के द्वारा किया जाता है वो किया जाता है कि गुण मिलान कर लिया जाता है, और गुण मिलान के ही बेस पे कह दिया जाता है कि अब शादी कर लीजिए अगर गुण मिल रहे हैं तो। कुछ केसेस में कुंडली मिलान जो साथ ही साथ होता है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है तो वो ग्रह वहाँ बैठा होना चाहिए दूसरे की कुंडली में, ये सारे गणित लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा लॉजिक हमेशा से इसमें अलग रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई इंसान की कुंडली देख करके ये पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है, इसका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है, तो उसके अनुसार आप तय कर सकते हैं। उसमें कोई गुण मिलान ये वो आपने कई बार देखा भी होगा कि बहुत सारे अच्छे गुण मिल रहे हैं, 36 में से 36 गुण जो है या 30 गुण मिल रहे हैं, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। मांगलिक मिलान भी हो गया, डाइवोर्स हो जाता है। क्योंकि कुंडली में ऑलरेडी योग थे, वैसे शादी टूटने के तो टूटेंगे ही ना। और कुंडली मिलान पे कभी भी कोई भी, देखिए दोस्तों, प्रोफेशन मेरा भी है ये, लेकिन जो है सच वो है कि कुंडली मिलान पर कभी कोई शास्त्र, आप क्लासिक टेक्स्ट कोई भी पढ़ लीजिए, उसमें मिलान का कोई विषय ही नहीं है। आपके नसीब में होगा तो ही तो आपको वैसा इंसान मिलेगा ना जिससे आपकी अच्छी चले। आपके नसीब में ही नहीं, कहाँ से मिल जाएगा आपको कि आप कुंडली मिलान करें और ढूंढते फिरें। इन चक्करों में क्या होता है कि कई बार शादियाँ टल जाती है कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन वो ये गुण नहीं मिल रहे हैं तो नाड़ी दोष है, और उससे होगा क्या है कोई बता नहीं पाता कभी भी। बस जो भी प्रॉब्लम शादी के बाद छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मांगलिक पे या फिर वो नाड़ी दोष पे, इन बातों पे वो चीज़ थोप दी जाएगी बस कि इसके वजह से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोफेशन देखिए मेरा भी है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी बात कह रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कह रहा हूँगा। तो डिसीजन कैसे लिया जाता है, कुंडली कैसे देखी जाती है शादी के लिए, ये मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले व्यक्तित्व विश्लेषण जब करते हैं तो कुंडली का जो पहला घर होता है और दूसरा घर होता है, देखिए ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। जो ज्योतिष ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप देख रहे होंगे पहला घर बोला मैंने, लेकिन 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये राशि का नंबर है। 5 नंबर की राशि जो होती है वो सिंह राशि होती है, तो ये सिंह लगन की कुंडली हो गई, क्योंकि लगन स्थान भी बोलते हैं पहले घर को। और ये 6 नंबर है, मतलब कन्या राशि सेकंड हाउस में। तो व्यक्ति का बेसिक कैरेक्टर क्या है, व्यक्ति है कैसा, अंदर से कैसा है वो, किस परिस्थिति में उसका स्टैंड कहाँ पे रहेगा। मान के चलिए पत्नी से झगड़ा हो जाता है तो वो पत्नी को छोड़ देगा या वो पत्नी से बनाए रखने की कोशिश करेगा, उसका कैरेक्टर क्या है, वो सारी चीज़ें लगन से देखी जाती है। और इंसान का जो स्वभाव होता है, क्योंकि किसी इंसान का स्वभाव कैसे पता चलता है, कैसा बोलता है, उसकी वाणी क्या है। किसी से बातचीत करते हो 1-2 घंटा आपको उसका स्वभाव पता चल जाता है, उसका व्यवहार कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। अंदर से बंदा कैसा भी हो, स्वभाव जो है उसकी वाणी व्यवहार के द्वारा पता चलता है। तो उसके लिए जो है वो सेकंड हाउस देखा जाता है, क्योंकि वाणी का होता है। कुछ थर्ड हाउस को भी मानते हैं, लेकिन थर्ड हाउस जो है वो बॉडी लैंग्वेज और एक्शन वगैरह का होता है, वो भी थर्ड हाउस से भी कुछ कुछ देखा जा सकता है चीज़ें, लेकिन वाणी का जो है मालिक वो सेकंड हाउस ही है। तो पहले घर की तरफ चलते हैं। पहले घर में देखिए सूर्य, बुध और गुरु बैठे हैं, और गुरु और बुध दोनों ही अस्त हैं। सूर्य स्वराशि का बैठा हुआ है। अब मेरा जो नवांश टेक्निक के द्वारा मैं जो करता हूँ, नवांश कोऑर्डिनेट टेक्निक जो मैंने नाम जिसका रखा है, उसमें कैसे करना है देखिए। नवांश कुंडली को देखिए, नवांश कुंडली में सूर्य जो है वो तुला राशि के हैं, ठीक, यानी कि नीच के हो गए। लेकिन अभी नीच को देख करके अब एक्साइटेड मत होइएगा कि अरे ये तो नीच का हो गया। अब वापस आ जाइए लगन कुंडली में। सूर्य वहाँ पे तुला का बन रहा था, तो तुला का जो स्वामी है वो शुक्र है, शुक्र यहाँ पे दूसरे घर का है। तो सूर्य ने क्या कॉम्बिनेशन लिया, फर्स्ट हाउस में बैठ करके सेकंड हाउस का कॉम्बिनेशन लिया, तो पहला और दूसरा। तो पहला घर तो भी न्यूट्रल घर होता है क्योंकि वो तो स्वामी है वहाँ का, सेकंड हाउस के इफेक्ट ले रहा है। तो सेकंड हाउस किसका होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी व्यवहार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका व्यवहार, वाणी कम्युनिकेटिव व्यक्ति होगा, अच्छे व्यवहार का होगा। और घर परिवार में जो फैमिली पर्सन जिसको कहते हैं, वो सूर्य तो कम से कम उसको यही इफेक्ट दे रहा है। अब आ जाते हैं बुध की तरफ। तो बुध खुद द्वितीयेश है, दूसरे घर का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है। तो 11वें का पहले घर में बैठ के अच्छी पर्सनैलिटी दिखता है,
ऐसा इंसान आगे बढ़ने वाला, मेहनत करने वाला, एम्बिशियस होता है। सूर्य बुद्ध की भली वो अस्त है, वो छोड़ दीजिए अब इसको, तो बल की कमी होगी बस इतना ही है। लेकिन सूर्य बुद्ध की युति बहुत अच्छी होती है, तो उसके साथ में एक अच्छा वही है कि अच्छी छवि वाला व्यक्ति ये है और दिल का भी अच्छा व्यक्ति है। गुरु साथ में है तो गुरु भी इस कुंडली में जो है वो अच्छे योग कारक ग्रह है, 5वें घर का और 8वें घर का स्वामी है। तो चूंकि लगन में बैठा हुआ है इसलिए 5वें घर के ही प्रभाव ज़्यादातर देगा। थोड़ा सा एक बात छूट रही है, नवांश भी देख लेते हैं। देखिए बुध यहाँ पे नवांश में उच्च राशि में है, स्वराशि भी है, उच्च राशि भी है। तो कॉम्बिनेशन किसके लिए, फिर वो सूर्य में वापस लौट आएगा, उसका जो स्वामित्व है वो सूर्य कहलाएगा, तो वो फर्स्ट हाउस का ही प्रभाव दे रहा है। तो बुध ने क्या कॉम्बिनेशन दिया, पहला घर, एक मिनट, पहला घर, दूसरा घर और 11वां घर, ये बुध ने कॉम्बिनेशन लिया लगन में बैठ करके। गुरु देख लेते हैं, गुरु धनु राशि के, देखिए ये भी नवांश में बहुत अच्छा है। तो गुरु जो है धनु राशि के हैं, तो वही अगेन वो सिंह राशि पे ही लौट करके आएंगे क्योंकि स्वराशि के बैठे हुए हैं। अब पता नहीं सब इतना गणित आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, चलिए ठीक है। तो कुल मिला के अच्छा योग लगन में बन रहा है, तो व्यक्तित्व से, चरित्र से व्यक्ति ओवरऑल तो ठीक है, मतलब कम से कम 60% तो आप मान लो कि सही है बिल्कुल, ठीक है, 60% तो हम कह ही सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे घर की तरफ की, वाणी व्यवहार है ना। अब ये हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई वाली बात है कि इंसान तो सही है, थोड़ा वाणी व्यवहार ही तो देखना है। तो शुक्र जो है यहाँ पे तीसरे और 10वें घर के, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति, को तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं और जो बात है सीधी बात, डिप्लोमेटिक भी रहेंगे क्योंकि शुक्र जो है सेकंड हाउस में डिप्लोमेटिक वाणी देता है, मीठी वाणी बोल के ऐसा इंसान अपना काम निकलवा लेता है। लेकिन चूंकि तृतीय भाव का है तो उसमें एक्सपर्ट रहेंगे, क्विक अपनी बात रखेंगे और जहाँ उनको बहसबाजी करना है तो तर्क संगत होकर बिल्कुल सामने वाले को शांत कर देंगे, ऐसा उसका जो है वाणी का प्रभाव रहेगा। 10वें घर का स्वामी भी है शुक्र, तो फिर प्रोफेशनल जो उनका वाणी व्यवहार है वो काफ़ी फॉर्मल उनका जो व्यवहार होगा, औपचारिक वाणी के स्वामी होंगे ये, इन्हें डिप्लोमेटिक भी हुए, औपचारिक और सब मिला जुला के अच्छा कह सकते हैं। शुक्र देता ही है, खैर ज़्यादातर केसेस में शुक्र सेकंड हाउस में वाणी से रिलेटेड अच्छा प्रभाव देता। अब आप ये देख रहे होंगे भी कन्या राशि का शुक्र है, तो नीच का हो गया। तो नीच, उच्च और राशि फल वाला मैं जो एनालिसिस करता हूँ, मैं लगन कुंडली से देखता ही नहीं हूँ, नवांश से ही देखता हूँ, उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो शुक्र को नवांश में भी देख लेते हैं। तो शुक्र जो है अब देखिए वृषभ राशि का बैठा हुआ है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे स्वराशि का हो गया तो मजबूत हो गया। अब वापस वो बुद्ध में ही आएगा फिर लौट के, क्योंकि यहाँ पे स्वामी कौन कहलाएगा, बुद्ध ही कहलाएगा, क्योंकि लगन कुंडली में जो राशि बन रही बुद्ध की, बुद्ध लगन घर में बैठा है तो वो ठीक है, न्यूट्रल है। तो ओवरऑल दूसरा घर, 11वां घर, पहला घर, ये जो कुछ हमने देखा है। अब थोड़ा सा कुछ लोगों को याद हो कि सूर्य नवांश कुंडली में नीच राशि के थे, तो ये हो जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे और सफलता जीवन में इनको कम मिलेगी। एवरेज रहेगा, रुक रुक के ही बहुत आगे बढ़ेंगे, जैसा योग दिख रहे हैं कि भाई सूर्य बुध का योग हो गया, सूर्य गुरु का भी अच्छी युति हो गई, तो ये सब जो है इसके प्रभाव बहुत अच्छे नहीं मिल पाएंगे इनको, ठीक है। राहु की भी दृष्टि आ गई यहाँ पे, देखिए राहु की भी नवम दृष्टि है, तो कन्फ्यूजन में भी रहेंगे, तनाव में भी रहेंगे, ये थोड़े नेगेटिव साइड हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा ही सोच लेंगे, कभी कभी कुछ काम मतलब गलत काम नहीं भी किए तो उनकी छवि भी खराब हो सकती है, थोड़ा बेवजह अपने आप को रिस्क में, आफत में डालेंगे, ये थोड़ा सा होता है। थोड़ा बहुत ये ऐसे इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है कि भाई हम तो अगर 4 दिन बाद कोई काम करना है उसकी तैयारी अभी से ना करते हुए उनको लगेगा भाई ठीक है अभी तो समय है, और उसमें कभी कभी चूक जाते हैं, मतलब कम से कम 4 में से 2 मौक़ों में तो चूक जाते हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत मिला जुला है जो हर व्यक्ति के साथ रहता है और ये चीज़ें सुधारी भी जा सकती है। तो ये बात है। अब राहु के कॉम्बिनेशन भी थोड़ा दृष्टि की बात कर ली है, तो देखिए राहु मेष का है तो खराब हो गया फिर तो नवांश के हिसाब से, और यहाँ तो नीच का बन ही रहा है लगन कुंडली में, लेकिन वही नीच ऊँचे देखते नहीं हम लोग लगन कुंडली से। तो मेष का जो स्वामी हुआ मंगल हुआ, 11वें घर में है, ये देखो 11वें घर में है, तो राहु ने जो कॉम्बिनेशन लिया पंचम भाव का और 11वें भाव का, तो हाउस के हिसाब से तो नेगेटिव है नहीं फिर, तो ठीक है, ठीक ठाक सा वाली बात बन रही है और टूवर्ड्स मतलब अच्छा ही है वाणी व्यवहार व्यक्तित्व। अब मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जीवन का कोई भी इवेंट है, कोई भी पक्ष है, लगन से उसका रहेगा, उसका जो बलाबल है वो लगन कुंडली से मतलब लगन घर से दिखा ही जाएगा। वो कुछ भी देखना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ आप चाहो तो लगन से ही मात्र आप समझ सकते हो कि कैसा है, मतलब ठीक है। तो खैर सप्तम भाव की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव पे सूर्य की दृष्टि है, ये थोड़ा ख़राब है सूर्य, क्योंकि पत्नी को ये डोमिनेट करवाता है, मतलब ये है कि थोड़ा सा चढ़ के बात करने की आदत या थोड़ा सा दबाने की कोशिश ये रहेगी।
दूसरे घर का 11वें घर का स्वामी है, तो ये हो गया कि दूसरे घर का है तो ये कि परिवार वालों के इन्फ्लुएंस में आके थोड़ा सा ये कर बैठेंगे ऐसा। राहु की दृष्टि है तो परिवार के लोग के थोड़ा सा भड़का भड़का देंगे कई बार पत्नी के प्रति, तो वो गलत फहमी की वजह से, है ना। लेकिन देखिए अगेन गुरु केंद्र में है, गुरु का प्रभाव है, पंचमेश गुरु की जो है दृष्टि सप्तम में है, तो गुरु का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाएगा। तो पत्नी से प्रेम भी करेंगे, तो वो ये मिले जुले से रिजल्ट यहाँ पे हैं, लेकिन टूवर्ड्स पॉजिटिव ही है। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में आएंगी, लेकिन ओवरऑल ख़राब नहीं, क्योंकि सूर्य भाई खुद के घर का लगन का हो गया तो वो दिल का तो अच्छा ही बनाता है ना। और इंसान फैमिली पर्सन, मैंने पहले ही कह दिया, तो फैमिली में फिर वाइफ भी तो हुई ना, फिर फैमिली, तो इंसान तो अपने परिवार को लेके चलेगा, लेकिन समय लग जाएगा। शुरू में वो अपने जो घर वाले हैं, मम्मी पापा, जो अपने भाई बहन हैं, उनकी ऐसा व्यक्ति ज़्यादा सुनेगा। इनकी पत्नी अगर धैर्य रख ले 2-3 साल 5 साल, तो धीरे धीरे जैसे जितना धैर्य रखेंगे, 1 साल एकदम चुप रह करके रहें घर में, ये 1 साल बाद बिल्कुल अपनी पत्नी के ही पक्ष में व्यक्ति आ जाने वाला है, फिर घर वालों की नहीं सुनेगा ही। इस तरीके का स्वभाव मतलब रहेगा। हाँ, अगर पत्नी का स्वभाव ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, घर वालों की नहीं मान रहे हैं, सास ससुर की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, तो ये व्यक्ति फिर अपने घर वालों का साथ ज़्यादा लेगा, और फिर उसको लगेगा कि भाई ये पत्नी जो है ये मेरी ठीक नहीं है और इनको सुधार की ज़रूरत है, तो सुधारने की कोशिशों में लग जाएगा, क्योंकि लोग भड़काएंगे भी इनको फिर। तो इसलिए इनकी जो वाइफ है उनको ये चाहिए होगा कि थोड़ा चुप रहें, शुरू के 1 साल थोड़ा मौन धारण कर लीजिए, धीरे धीरे आप प्रेम से तो आप शेर सांप सब पाल लेते हैं, तो पति की चीज़ है, तो इस तरीके से चलेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इंसान दिल का अच्छा है, ठीक है। जो इनके साथ अच्छे से रहता है, प्रेम से रहता है, उनकी ये मान के चलता है। और जब दूसरे भड़का रहे हैं तो आप भड़काओ ना फिर। जब इंसान भड़कने वालों में से ही है कि इनके दिमाग में कान में बात डाली जा सकती है, तो आप डालो ना, दूसरे क्यों डाल रहे हैं। ये दिमाग का खेल है, दिमाग से आपको करना चाहिए। खैर, अब सप्तम भाव जो है, सॉरी मैंने लगन घर पे ही बहुत ज़्यादा बोल दिया। खैर, तो सप्तम भाव पे चलते। सप्तम भाव में दृष्टि लग हुई फर्स्ट हाउस वाली, और सप्तमेश जो है अब ये खराब हो गया दोस्तों। यहाँ पे छठे भाव में शनि चंद्र, शनि वक्री है, तो वक्री होना थोड़ा सा ठीक है, छठे के रिजल्ट देते देते बच रहा है, मतलब बचा तो लेगा शादी अगर ऐसे टूटने की नौबत आती है तो। और चंद्रमा जो है वो 12वें घर का स्वामी है, तो ये कॉम्बिनेशन भी खराब हो गया। तो पत्नी ये भी करता है कि पत्नी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही, किसी से भी शादी हो, मतलब पत्नी की तबीयत जो है वो ख़राब रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, वही जो पारिवारिक और ये सब जो है, तो थोड़े डाउट्स रहेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो भी सकता है, अगर नहीं भी हुआ, सामान्य मित्रता भी है किसी एक की, तो उसको लेकर के भी होंगे झगड़े। और थोड़ा व्यक्ति शक्की स्वभाव का हो जाता है। शनि चंद्र जब होता है तो ऐसा व्यक्ति डीप थिंकर होता है। हालांकि धीरे धीरे ये इंसान में ऐसे गुण आने लग जाते हैं कि जीवन जीना सीख जाता है। एक होता है ना कि जीवन में लर्निंग, तो धीरे धीरे ऐसा इंसान मैच्योरिटी की तरफ भी बढ़ता है। तो मैच्योर तो ये बंदा है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पत्नी से मतभेद रहेंगे, ये कहा जा सकता है। नवांश का थोड़ा देख लेते हैं। बला बल के मामले में नवांश का विशेष जो है रोल है। शनि देखेंगे हम, मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में, गुरु और सूर्य के प्रभाव में है। तो इस केस में ये है कि मैरिड लाइफ इनकी जो है ये खराब होने के तरफ इंडिकेट कर रहा है सप्तमेश के हिसाब से। लेकिन सप्तम भाव में जो गुरु आदि की दृष्टि, सूर्य बुद्धि की दृष्टि है, तो ये अगर कुछ उपाय ये कर लेते हैं, अगर शनि चंद्र का उपाय करवा दिया जाता है, शनि का इंडिपेंडेंटली एक उपाय अलग से करवा दिया जाता है, एक चाहे तो ये पुखराज भी धारण कर सकते हैं, तो सब कुछ इनके लाइफ में चीज़ें जो है बैलेंस रहेगी। तो ये चीज़ अगर ये कर लेते हैं तो मैरिड लाइफ बच सकती है इनकी। नौबत 2-4 बार ऐसी आएगी शादी टूटने की, लेकिन बच जाएगी शादी। लेकिन पत्नी से प्रेम बना रहेगा। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि पत्नी से प्यार भी बना रहेगा, लेकिन दूसरों की बातें फिर दिमाग में होना, और बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा मामला रहेगा बीच बीच में। तो शादी को लेकर के बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो कुंडली देख करके मुझे जो लग रहा है, शादी एकदम टूटने की नौबत नहीं है, क्योंकि सप्तमेश छठे में है, चंद्र के साथ है, सब कुछ है। लेकिन नवांश में जो शनि है वो बुध की राशि में है, और जो बुध है वो लगन घर में बैठा हुआ है, जो कि ठीक है। और बुध जो है दूसरे 11वें घर का स्वामी है, तो दूसरे घर का प्रभाव यहाँ पे प्रमुख रूप से देगा, तो परिवार का जो घर हो जाता है वो। तो ऐसी सिचुएशन में शादी ऐसा व्यक्ति अपने तरफ से तो एकदम से नहीं तोड़ेगा, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि इनकी शादी जिस लड़की से होने वाली, उस लड़की को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो चूँकि लड़की वालों की तरफ से ही क्वेश्चन था, तो भाई देखिए, अगर आपको लगता है कि लड़की का स्वभाव आपके शांत है और ठीक ठाक, थोड़ा टॉलरेंस वाली बात है, टॉलरेट कर सकती हैं चीज़ों को,
कुछ बातों को। तो और क्योंकि हमने जिस लड़की की भी जो कुंडली आई थी मिलान के लिए, तो वो लड़की की भी कुंडली हमने देखी, तो मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे योग वहाँ भी नहीं है, मतलब कि शादी टूटेगी वहाँ भी नहीं, लेकिन कलेश बना रहे तो वो भी किसी से भी कर लें। अच्छा, बाकी फैक्टर्स इनको अच्छे दिखाई दे रहे हैं अभी, जो उनको लग रहा है प्रोफेशन वाइज सारा कुछ उनको अच्छा लग रहा है और उनका मन हो रहा है कि शादी यहाँ पे कर ली जाए। तो उस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा, क्योंकि देखिए शनि जो है, जो वक्री ग्रह को रीड करना बहुत मुश्किल होता है। जो दिख रहा है वैसा होता नहीं जो कुंडली में दिख रहा होता है। तो शनि का जो वक्री होना है, तो यहाँ पे जैसा शनि दिख रहा है वैसे रिजल्ट नहीं देगा, ये बचा लेगा। अब वक्री हम देखेंगे ऐसे, तो वक्री समझ लीजिए ग्रह जब वक्री होता है तो अपने से एक घर पहले के रिजल्ट दे देता है, ये समझ लीजिए बस। तो शनि आप ये समझिए छठवें भाव के सारे प्रभाव लेते हुए बैठा पंचम भाव में, ऐसा माना जा सकता है, ये आप कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे फिर जो 12वें के स्वामी के साथ बैठ गया है वो सारा भी यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, सब कुछ रिवर्स रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए कि लड़ते झगड़ते थोड़ा बहुत रहेंगे, लेकिन समय के हिसाब से ना रिश्ता ग्रो भी करता है। ये थोड़ा देख करके टेढ़ी कुंडली, इसलिए मैंने इसको ये लिया है यहाँ पे। कुछ लोगों को देख के लग रहा होगा नहीं भाई ये सप्तमेश की तो बुरी स्थिति पिट गया है बिल्कुल। अच्छा, फिर कारक ग्रहों को देखें तो देखिए पारिवारिक उसके लिए सेटलमेंट के लिए जो गुरु होता है, सूर्य भी होता है, तो गुरु वगैरह ठीक है अपनी जगह पे। सूर्य से अस्त है कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी रेमेडी हो जाएगी। शुक्र जो है सेकंड हाउस का है, तो परिवार का स्वामी है। यहाँ पे नीच वाला तो मैंने बता दी कि मत देखिए लगन कुंडली से, नवांश से देखिए। तो नवांश में आप देख सकते हैं कि वृषभ राशि का बैठा हुआ है। अच्छा, नवांश में बिल्कुल नहीं देखने की ग्रह किस घर में बैठा है, हमारी टेक्निक में ये चीज़ नहीं देखी जाती। तो शुक्र मजबूत है, स्वराशि का है, और जो इसके हिसाब से कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ बुध यहाँ पे स्वामी है और लगन घर में बैठा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन भी शुक्र अच्छे बना रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वाणी से भी ऐसा इंसान काफ़ी सामने वाले को अट्रैक्ट करके रख सकता है। शुक्र इंडिविजुअली मतलब अच्छा है। तो दोस्तों ये था कुंडली का विश्लेषण। अच्छा, इसका निष्कर्ष यही कि आप चाहें तो शादी कर सकते हैं, उपाय वगैरह करके शादी करवाई जा सकती है। फिर भी अगर आप बेटर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हाँ रुक जाइए थोड़ा सा, एकदम बेस्ट कुंडली नहीं है ये कहा जा सकता है। लेकिन ठीक है, लड़का अपने आप में बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैरिड लाइफ में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं, वो इनकी पत्नी के ही तरफ से दिख रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं रही। तो वो फिर लड़की और लड़की के घर वालों को सोचना चाहिए भाई शादी करें ना करें, ये कंक्लूजन निकल गया। खैर, तो दोस्तों ये था कुंडली का विश्लेषण। और ऐसे ही विश्लेषण आप देखना चाहते हैं, कुंडली के बेसिक्स को लेकर के जानकारी चाहते हैं, वास्तु को लेकर के जानकारी चाहते हैं, उपाय को लेकर के जानकारी चाहते हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के, जानकारी को लेकर के मेरे वीडियोस आते रहेंगे समय समय पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आ जाएँ और आप देख पाएँ फिर उसको। और कोई दिक्कत है, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो कोई पॉइंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।